92.7 बिग एफएम पे आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा। दोस्तों, आज की कहानी का नाम है लंका दहन और इसको लिखा है आयुष तिवारी ने। सुबह के 10:30 बज रहे थे। अभी अभी बाजार ने उठना शुरू ही किया था। रम्मू अपने ठेले पे धड़ाधड़ समोसे तलने में लगा हुआ था। अनोखे लाल अभी अपने मौसम्बी और संतरे ही जमा कर रहे थे। उनकी ग्राहकी जरा देर से शुरू होती है। अग्रवाल ज्वेलर्स के यहाँ भी झाड़ू निकल चुकी थी। उनकी दुकान के सामने हाथ से खींच के पानी देने वाली मशीन पे टोटे घचाघच पानी के ग्लास भर के उनमें नींबू लगा रहा था। मेहता किराना स्टोर आज बंद था। उनके किसी दूर के रिश्तेदार के यहाँ कोई शांत हो गया था। उनके बगल से लगी दुकान में भैयू घंटे भर से सामने वाले छज्जे पर टकटकी लगाए खड़ा था। देर से ही सही, ऊपर वाले ने उसकी सुन ली और पिंकी छज्जे पे आ गई। उसके आते ही नजरें नीची करके भैयू दिन में पहली बार मन लगा के काम करने लगे। इतने में किसी ने पीछे से उसके सर पे एक टपली दी और बोले, तुम बस धूप सेकते रहना। भैयू पहले चौंका पर फिर जोशी जी को देख के मुस्कुराने लगा और बोला, चाचा काम प्रगति पे है। और दोनों हंस दिए। जोशी जी को कौन नहीं जानता था। जिसके पास जबान है वो तो जोशी जी के दही बड़ों का मुरीद था याद शहर में। एक तो दही बड़ों का स्वाद लाजवाब और उस पे दही बड़ा बनते देखने का मजा अलग से। जोशी जी दही बड़े को कुछ इस तरह से हवा में उछालते कि नीचे आने तक वो चुटकी में सारे मसाले भर देते और फिर दोनों हाथ से दोनों को गपक के उसमें सारे मसाले मिला देते। याद शहर के बड़े बाजार का यह चौराहा शुरू में तो रघुराज चौराहा कहलाता था, मगर जोशी जी के दही बड़े इस कदर पब्लिक के पेट में ठूंस चुके थे कि कोई और नाम वहां से वापस जाता ही नहीं था। तो जोशी जी वाले चौराहे पे नीचे दुकान ऊपर गोरी का मकान वाला सिलसिला चल रहा था। और वो भी आज से नहीं बल्कि पिछले 50 सालों से पहले बंजारा सिंह की बहनों ने कतार लगवाई थी और अब बंजारा सिंह की बेटी पिंकी कहर ढा रही थी। मगर बंजारा के बाप रघुराज जी रियासत जाने के बाद यहाँ आते हुए 2-4 लाइसेंसी बंदूकें ले आए थे, जिनके डर से कोई लक्ष्मण रेखा पार करने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। खुशकिस्मती कि इमरजेंसी के वक्त वो भी जब्त कर ली गई थी। तब से जनता थोड़ी शेर हो गई थी, लेकिन भगा कोई एक को भी नहीं पाया था, क्योंकि तब तक बंजारा ने तोप बनने की तैयारी जो कर ली थी। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। बंजारा सिंह अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाने में दिन रात एक किए पड़ा था। बाप ने तो उसे रास्ते पे लाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहते हैं जब रईसी जाती है तो बर्तन भांडे भी बिक जाते हैं। गनीमत थी कि बंजारा की सिर्फ दुकानें बिकी थी। इस बड़ी सी हवेली के नीचे 6 दुकानें भी निकली थी। कुछ बहनों की शादी में खर्च हो गई, कुछ बाप की शान में। बाप बस ये हवेली छोड़ गए थे बंजारा के पास, उसमें छुप के शर्म से मर जाने के लिए। मगर बंजारा इतनी जल्दी हारने वालों में से नहीं था। पहले अपनी ही खाली पड़ी दुकान किराए पे लेके उसमें सीमेंट बजरी का काम शुरू किया। काम चला तो बाजार में बंजारा की पूछ थोड़ा सा बढ़ गई। एरिया में उसका दबदबा बढ़ने लगा था। अब ठेकेदारी से पैसा वापस आ रहा था और नेतागिरी से रुतबा भी। बस दुकान वापस लेनी बची थी। उसे साड़ी की दुकानें नहीं चाहिए थी। उसका दिल तो सिर्फ जोशी जी के दही बड़े पे था, जिसने चौराहे से उसके बाप का नाम हटा दिया था। सो एक एक करके उसने सारी दुकानें खरीदनी शुरू कर दी, ताकि सबको लगे कि अपना खोया हुआ नाम वापस कमा रहा है। 20 साल में पैसे और ताकत से उसने सारी दुकानें खरीद ली थी, सिवाय जोशी जी के, क्योंकि जोशी जी के जीजा जी तब मंत्री थे। मगर जब से वो भी रिश्वत के मामले में जेल पहुंच गए थे, बंजारा धीरे धीरे जोशी जी को भी घेर रहा था। जोशी जी की दुकान का 6 महीने में 2 बार फूड इंस्पेक्शन हो चुका था। नगर पालिका का कचरा भी अब ठीक उन्हीं की दुकान के पास जमने लगा था और इसीलिए दुकानदारी भी घटने लगी थी। लेकिन जोशी जी चुप रहे। मगर एक दिन बंजारा का खास और मोहल्ले का उभरता हुआ बदमाश राम कुमार दुकान पे आ पहुंचा। राम राम चाचा, उसने कहा। राम राम, जोशी जी ने हिचकिचाते हुए कहा। चाचा, तुम्हारे लिए एक नई दुकान देखी है रोशनपुरे में, कहोगे तो सामान भी हमें रखवा देंगे। जोशी जी धमकी समझ तो गए, फिर भी संभालते हुए बोले, भाई चलती दुकान छोड़ के कहाँ जाएंगे। राम कुमार हंसने लगा। चाचा, वार्ड के इलेक्शन आ रहे हैं,
इस बार बंजारा बाबू इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वो तो हारने से रहे और फिर तुम यहाँ दुकान लगाने से। दुकान तो तुम्हें आज नहीं तो कल बेचनी पड़ेगी। फिर वो जोशी जी का कंधा दबाते हुए बोला, चाचा तुम तो समझदार दिखते हो, तो फिर समझते क्यों नहीं? कंधों पे महसूस हुई बंजारा की ताकत का इशारा वो समझ गए थे। अब जोशी जी के पास ज्यादा वक्त नहीं था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। रामकुमार की धमकी के बाद जोशी जी के मन में ये बात तो उतर गई थी कि दुकान तो उनको छोड़नी ही पड़ेगी, मगर वो बेइज्जती की आग में झुलस रहे थे। उधर बुरा वक्त उनका पीछा छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। बंजारा ने अपने बगल की चारों दुकानें अपने जिगरी राजेंद्र सेठ को किराए पे दे दी और उसने सबसे पहले जोशी जी के बराबर से दही बड़े, समोसे, कचौड़ी की दुकान खोल ली। धंधे पे फर्क पड़ने लगा, मगर वो करते भी तो क्या। लेकिन उस दिन जब जोशी जी ने अपना फेमस दही बड़ा हवा में उछाला तो ऊपर छज्जे पे उनको पिंकी दिख गई, और जब दोनों हाथ में वापस आया तो सामने भैयू पिंकी को ताड़ते दिख गया और जोशी जी की आंखों में उम्मीद की एक किरण चमक गई। दिन भर उन्होंने इन दो प्यादों से बंजारा को जबरदस्त पटखनी देने का मंसूबा बना लिया था। शाम को जब भैयू दुकान से साइकिल निकाल रहा था तो जोशी जी ने आवाज लगाई, अरे भैयू कहाँ जा रहा है? चाचा घर। चल मैं भी साथ चलता हूँ। हाँ आ जाओ चाचा। और जोशी जी साइकिल के पीछे जम गए। छोटे शहर के रास्ते भी छोटे होते हैं, इसलिए जोशी जी को मुद्दे पर तुरंत आना था। सो बोले, और धंधा कैसे चल रहा है? भैयू बोला, चाचा पता तो है तुम्हें, जब से उस राजेंद्र ने सामने दुकान खोली है धंधा तो पूरी तरह घुस गया है। जोशी जी लड़के को उचकाते हुए बोले, अरे तुमसे होता ही क्या है, एक लड़की का तो दिल ले नहीं पाए। ये बाढ़ इतना अचानक था कि भैयू का पेडल पैर से फिसल गया और साइकिल रुक गई। और वो चिढ़ के पलट के बोला, तो क्या बंजारा की गोली खा लें चाचा? जोशी जी बकरे को पुचकारते हुए बोले, अरे अगर दिमाग से काम लोगे तो सिर्फ शादी के लड्डू खाने पड़ेंगे। भैयू उम्मीद भरी नजर से उनकी तरफ देखते हुए बोला, पर कैसे चाचा? जोशी ने शिकार को अपनी रजामंदी देते ही कहा, ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, ट्रेनिंग। फिर वहीं रास्ते पर जोशी ने अपने बदले का बीज बो दिया। अगले दिन से ज्ञान अनुसार जब भी पिंकी छज्जे चढ़ती, भैयू उससे नैना फाइटिंग शुरू कर देता और धीरे धीरे पिंकी के छज्जे पे चक्कर बढ़ने लग गए। अगले सबक अनुसार साइकिल से भैयू उसके रिक्शे के पीछे पीछे स्कूल भी जाने लगा, मगर बोलता कुछ नहीं। लड़की भी कितने दिन बिना बोले रुकती। सो एक दिन चलते हुए रिक्शे से एक कागज का टुकड़ा गिरा ही दिया। उसमें लिखा था, कुछ बोलोगे भी या यूं ही जिंदगी भर देखते रहोगे। तब जोशी जी की समझ में आया कि जमाना उनकी सोच से कहीं आगे निकल चुका है और अपने आखिरी काम को उन्हें पहले ही अंजाम देना था। रात में भैयू की दुकान में जोशी बोल रहे थे और भैयू लिख रहा था, प्यारी पिंकी, तुमने पहल करके हमारे दिल पे जो एहसान किया है उसका कर्जा हम बस तुम्हें बेपनाह प्यार करके ही उतार सकते हैं। हमारा प्यार ऊपर वाले ने खुद अपने हाथों से लिखा है, वरना तुम्हारा घर मेरी ही दुकान के सामने क्यों होता? मेरी नजर तुमसे रोज क्यों मिलती? क्यों तुम्हें बार बार छज्जे पे आने का मन करता? क्यों एक दूसरे को देखे बिना दिन बुरा लगता? और अब तो देख के भी काम नहीं चलता। तुम्हारी रसीली आवाज को कान तरस रहे हैं, तुम्हारे हाथों को छूने को हाथ मचल रहे हैं, तुम्हारा और सिर्फ तुम्हारा। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। इक्का दुक्का मुलाकात के अलावा चिट्ठियों से प्यार परवान चढ़ता रहा और जोशी जी दोनों चिड़ियों को फुर्र कराने की फिराक में रहने लगे। मगर आग कितने भी प्यार से लगाई जाए, वो अंगारे फेंकना थोड़े भूलती है। बस जोशी जी की कोशिश में अंगारे नहीं, अंगारे का बाप आ गया था, रामकुमार। उसे कहीं से भैयू और पिंकी के बारे में मालूम चल गया था और उसने उसी रात दुकान बंद करके लौट रहे भैयू को रास्ते में घेर लिया। जीप से उतरते ही भैयू की साइकिल में एक जोर की लात मारी और भैयू साइकिल सहित धूल चाट लिए। फिर कॉलर पकड़ के रामकुमार ने उसे किसी झाड़ी की तरह झंझोड़ के कहा, ठाकुर साहब की लड़की की तरफ एक बार देखा तो सीधा परलोक की सह मिलेगी। सुबह जब भैयू ने जोशी जी को पूरी बात बताई तो वो अंदर तक तड़प उठे।
जैसे तैसे वो बंजारा से अपना छोटा मोटा बदला लेने वाले थे और बीच में राम कुमार जैसी बड़ी दिक्कत आ गई थी। राम कुमार जैसे उजड़ और ताकतवर आदमी से बैर लेने का जोखिम वो उठा नहीं सकते थे। लेकिन तभी भैयू फूट फूट के रोने लगा और उन्हें अपने 12 साल के बेटे राजू की याद आ गई। वो सोचने लगे कि आज भैयू की जगह अगर उनका बेटा होता तो क्या वो उसका दिल तोड़ देते? बिल्कुल नहीं। और वो गुस्से में उठ खड़े हुए। उन्होंने भैयू से पिंकी से मिलवाने के लिए कहा। इस मुलाकात के बाद सब कुछ बदल गया। न भैयू की नजर उठी, न फिर छज्जे पे पिंकी आई और न चिट्ठियां पहुंची। मौसम बदला जब एक सुबह पिंकी कॉलेज के लिए लेट हो गई थी। वो नीचे उतरी तो राम कुमार जीप में बैठा दिख गया। उसने कुछ रुकते संभलते कहा, मुझे कॉलेज तक छोड़ देंगे क्या? थोड़ा लेट हो गई हूं। राम कुमार ने लड़कियों में सिर्फ अपनी माँ और छोटी बहन से बात की थी। पिंकी की आवाज़ सुनकर उससे कुछ बोला नहीं गया। हाँ में सर हिला के फटाफट पिंकी को कॉलेज छोड़ाया। अगले दिन राम कुमार जब बंजारा की हवेली चढ़ रहा था तो पिंकी तेजी से सीढ़ियां उतर रही थी। उसका हल्का सा बैलेंस बिगड़ा तो राम कुमार ने उसे बाजू से पकड़ के बचा लिया। पिंकी ने शर्मा के पहले सॉरी कहा और फिर राम कुमार की तरफ मुस्कुरा के देखा और वहां से भाग गई। खड़े खड़े राम कुमार के दिल के कबूतर उसकी आंखों के सामने उड़ गए। आखिर पहली बार किसी लड़की के इतने पास से सेंट की खुशबू जो लिए थे राम कुमार। अब राम कुमार की गाड़ी दिन भर हवेली के बाहर ही टिकी रहती और नजर छज्जे पे। एक दिन पिंकी फिर लेट हो गई तो उसे फिर से राम कुमार पे लटकना पड़ा। लेकिन इस बार देर हो ही गई और पिंकी की पहली क्लास मिस हो गई। पिंकी ने बोझिल दिल से कहा, अब 1 घंटे तक बोर होना पड़ेगा, ये क्लास तो गई। राम कुमार ने और वक्त बिताने का मौका देखते हुए कहा, तो वापस हवेली छोड़ दें? पिंकी ने मुंह बना के कहा, कौन बार बार आएगा, इससे अच्छा हमें कहीं घुमा ही लाओ। 1 घंटे के टाइम में गाड़ी कभी कंपनी गार्डन पहुंची तो कभी तालाब किनारे और फिर वापस कॉलेज। उस दिन राम कुमार को लगा कि अब बात बन जाएगी, मगर जोशी जी ने ऐसा थोड़े सोचा था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। लोहा गरम देखकर जोशी जी ने एक बेनाम चिट्ठी बंजारा के घर भिजवा दी। उसमें लिखा था, कहना तो नहीं चाहिए ठाकुर साहब, पर आप में भी वही कमियां हैं जो आपके बाप दादाओं में थी। दुनिया जीतने की धुन में आप लोग हमेशा घर में ही मात खा जाते हैं। बिना लाग लपेट के बात इतनी सी है कि वो टुच्चा 2 कौड़ी का गुंडा राम कुमार पिंकी पे बुरी नजर रखे हुए है। बहुत दूर के सपने देख रहा है, नीच। बेचारी बच्ची उसके जाल में फंसे उससे पहले हमने सोचा एक मर्तबा आपको आगाह कर दें। आपका शुभ चिंतक। बंजारा को काटो तो खून नहीं, वो ये बात किसी से कह भी नहीं सकता था। ना राम कुमार पर सीधे इल्जाम लगा सकता था, ये किसी की चाल भी हो सकती थी। तो उसने खुद ही पड़ताल करनी शुरू कर दी। लेकिन राम कुमार तो इतने दाने चुक चुका था कि अब उसका अपनी जगह से हिलना भी मुश्किल था, जबकि अजगर उसकी तरफ आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा था। जोशी जी के प्लान के मुताबिक चिट्ठी पहुंचते ही पिंकी ने राम कुमार से किनारा कर लिया और इससे तड़प के राम कुमार और ज्यादा कोशिशें करने लगा और बंजारा ये सब देख रहा था। लेकिन जिस दिन राम कुमार ने सीढ़ियों पर पिंकी का हाथ पकड़ा, बस वो उसकी आखिरी हद थी। बंजारा ने उसे जो मारना शुरू किया तो सिलसिला चौराहे तक चलता रहा। पूरा चौराहा जानता था अब यहाँ बहुत बवाल होने वाला है। तो देखते ही देखते चौराहे पे सारी दुकानें बंद हो गईं। हवेली पर चारों तरफ बंजारा के आदमी लग गए। सभी कुछ होने का इंतजार कर ही रहे थे कि जोशी जी ने राम कुमार के घर फोन लगा दिया। राम कुमार? हाँ, कौन? मैं जोशी जी दही बड़े वाला बोल रहा हूँ। हाँ, कैसे फोन किया? जोशी जी सीधे पॉइंट पे आए। अब तो दुश्मन एक हो गया। तुम्हारे लिए बिना मेहनत का रास्ता है मेरे पास, झगड़े से 100 गुना फायदेमंद। दिल करे तो घर आ जाना। शाम को जोशी जी के घर से जब जोशी जी और राम कुमार बाहर निकले तो दिख रहा था कि राम कुमार जोशी जी के दिमाग का कायल हो चुका है।
जोशी जी चौराहे पे फिर कोई हंगामा नहीं हुआ, कोई आवाज ऊंची नहीं हुई, किसी भी दुकान का शटर नहीं गिरा, न ही रामकुमार वहां नजर आया, क्योंकि वो तो घर घर जा रहा था, लड़के इकट्ठा कर रहा था, माओं के पैर पड़ रहा था, बड़ों का आशीर्वाद ले रहा था। रामकुमार सिंह इलेक्शन की तैयारी कर रहा था। वो इस बार के वार्ड चुनाव में बंजारा के खिलाफ खड़ा हो गया था। आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पे। फोन घुमाते घुमाते जोशी जी सोच रहे थे कि अगर रामकुमार कहानी में ना आता तो वो बंजारा का छोटा मोटा बुरा करके भर रह जाते। यहां तो उसको पूरी तरह खत्म करने का मौका मिल गया था। रामकुमार ने फोन उठाया। सारी तैयारी हो गई? रामकुमार खुश होता हुआ बोला, हाँ एकदम। तो ठीक है, रात में हाईवे पे मिलते हैं। तुम पिंकी को निकाल तो लाओगे? जोशी जी ने अपनी जीत को पुख्ता करने के लिए पूछा। और एक बार फिर रामकुमार पूरे गुरूर में बोला, जोशी जी ये सिर्फ आपका नहीं हमारा भी बदला है। आप चिंता छोड़िए, हम रात को मिलते हैं। फोन रखते ही जोशी जी को वो बात याद आ गई जब पहली बार रामकुमार उनसे मिलने घर आया था। वहीं गुस्से में लाल पीले होकर बैठे रामकुमार से उन्होंने कहा था, रामकुमार मेरे पास रास्ता है, बस मैं ये जानना चाहता हूं कि तुमको बदले का मोह है या पिंकी का। रामकुमार ने एक पल में जवाब दिया था, बदला लिए बिना हम जी नहीं पाएंगे। बस उसी पल बंजारा की बर्बादी में आखिरी बाधा भी रास्ते से हट चुकी थी। रात में जब रामकुमार और जोशी जी ने भैयू और पिंकी को दिल्ली एक्सप्रेस में बिठाया तो वो जानते थे कि बंजारा गया। यहां भैयू पिंकी भागे, वहां पे चौराहे पे उसका शोर मच गया। बंजारा ने खूब ढूंढाई मचाई, पुलिस प्रशासन एक कर दिया, मगर कुछ हाथ ना आया। लड़का लड़की बालिग थे और पिंकी चिट्ठी भी छोड़ गई थी। लड़के के घर वाले तो पहले से ही गायब थे। नहीं कोई सबूत था, नहीं कोई कड़ी। बंजारा करता भी तो क्या। उधर रामकुमार ने घर घर जाके कहना शुरू कर दिया, जो अपनी लड़की नहीं संभाल पाया वो वार्ड के खाक संभालेगा। बंजारा वैसे तो जीता जिताया था, मगर इस किस्से के बाद उसकी इस कदर बदनामी हुई कि बंजारा वार्ड के इलेक्शन में भी बुरी तरह से हार गया। पार्टी में उसका ओहदा इस तेजी से गिरा कि फिर बंजारा कभी वापसी नहीं कर पाया। राजपाट जाने के बाद जैसी हालत उसके बाप की हुई थी उसकी भी हो गई। वो खुद अपनी मर्जी से घर में कैद हो गया। जिन दुकानों ने उसके बाप को बचाए रखा था अब वही किराए से उसका घर चला रही थी। रावण के संन्यास लेने और राम राज आने से जोशी जी चौराहे पे सब कुछ फिर से बहाल हो गया। वहां दशहरे जैसा माहौल हो गया। और रही बात इस रामायण के कृष्ण की, तो वो तो अब भी अपनी उंगलियों में 5 तरह के मसाले लिए अपने दही बड़ों से दुनिया का दिल मोह रहे थे। बस इतनी सी थी कहानी।